हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला ही पार्ट चल रहा है प्रोज। क्या चल रहा है बेटा? प्रोज। तो आपको इस बारे में पता होगा और इसका जो पहला चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका सेकंड चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मिस होता है खोना और स्प्रिंग मिस होता है बसंत। और बसंत की तुलना किससे की गई है? वो चाइल्डहुड से की गई है, यानी कि बच्चे का जो बचपन होता है उससे उसकी तुलना की गई है। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और सबसे खास बात क्या है कि इस चैप्टर का जो राइटर है, जो लेखक है, वो अपने इंडियन हैं, यानी कि अनीस जंग। बहुत ही अच्छी एक लेखिका हैं, एक महिला हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से साहिब और मुकेश दोनों के बारे में वर्णन किया है। तो बेटा इसका सबसे पहले हमने आपको इसकी पूरी हिंदी बताई थी, उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 8 मार्क्स के। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और मैंने आपको बताया था कि ये 8 मार्क्स के आते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से इनको देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड अनीस जंग, वाई मिस क्यों, डिड अनीस जंग, यानी कि जो हमारी लेखिका है अनीस जंग, आस्क माने पूछा, साहेब माने साहेब से, अबाउट द स्कूल, यानी कि जो अनीस जंग थी उन्होंने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। पहला क्वेश्चन, यानी कि जो हमारी लेखिका थी अनीस जंग, उन्होंने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम यहीं घूमते रहते हो, क्योंकि वो उनके जो पड़ोस में ही घूमता रहता था। जब भी अनीस जंग वहां घूमने आती थी तो वो उनको वहां मिल जाता था। तो उन्होंने बेसिकली उससे पूछ लिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब, व्हाट मीन्स क्या, वाज इट्स इम्पैक्ट, यानी कि क्या प्रभाव पड़ा। इट्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मिस होता है, इम्पैक्ट मिस होता है प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ा किस पर? ऑन साहेब, साहेब पर, यानी कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा और साहेब पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कह सकते हैं इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो समझ गए होंगे, दो बातें पूछी हैं कि वाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, की स्कूल क्यों नहीं जाते हो, और दूसरा कि उसका क्या प्रभाव पड़ा उन पर जब पूछा। तो आंसर देखते हैं। अनीस जंग जो लेखिका हैं, आस्क्ड साहेब, मैंने बताया था बेटा कि मैं जो भी आंसर लिखाता हूं वो क्वेश्चन बेस पर लिखाता हूं। तो देखो यहां से इसको शुरू किया है और ये डिड आया है, इसलिए यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो अनीस जंग आस्क्ड साहेब, तो देखो वही चल रहा है, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि जो हम आपको प्रोवाइड करें कंटेंट, जो हम आपको आंसर दें, वो आंसर ऐसा होना चाहिए देखते ही आपकी समझ में आ जाए और एग्जाम में आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकें। तो अनीस जंग आस्क्ड, अनीस जंग ने पूछा साहेब, साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल, किसके बारे में? स्कूल के बारे में। तो उन्होंने स्कूल के बारे में पूछा। बिकॉज, अब क्यों पूछा? बिकॉज, क्योंकि इन एवरी मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक सुबह, जब भी सुबह होती थी, मतलब जब भी अनीस जंग उसको देखती थी, जब भी सुबह होती थी, प्रत्येक सुबह, शी सॉ, वह, हिम सर्चिंग समथिंग, तो वह उसे देखती थी। सर्चिंग माने ढूंढते हुए, समथिंग माने कुछ, इन द रबिश पॉइंट, जो कूड़ेदान होता था, यानी कि जो उनके पड़ोस में, जो उनके पड़ोस में, नियर हर नेबरहुड, तो जो उनके पड़ोस में कूड़ेदान होता था वहां पर वह कुछ न कुछ ढूंढते हुए नजर आता था। अब सुबह के समय बच्चा कहाँ होना चाहिए बेटा? सुबह के समय बच्चा स्कूल में होना चाहिए। और वो कहाँ मिलता था? जो कूड़ेदान होता है, जहां पर लोग कूड़ा डालते हैं, वो वहां पर थैला लेके और उस कूड़े में कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। तो इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उनसे कि अनीस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल, अनीस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में पूछा। बिकॉज, क्यों पूछा? इन एवरी मॉर्निंग, की प्रत्येक सुबह, शी सॉ हिम, वह उसे देखती थी, सर्चिंग समथिंग, कुछ ढूंढते हुए, इन द रबिश पॉइंट, कूड़ेदान में, नियर हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में, और वह उनके पड़ोस में कूड़ेदान में कुछ न कुछ ढूंढते हुए मिलता था, इसीलिए उन्होंने उससे पूछ लिया।
इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, वाज ऑन साहेब, यानी साहेब पर इसका प्रभाव पड़ा। साहेब ने जब उनकी बात को सुना कि बेटा तुम डेली यहीं पर घूमते रहते हो, कूड़ा बीनते रहते हो, तो इस बात का साहेब पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव पड़ा? इट्स इम्पैक्ट वाज ऑन साहेब, साहेब पर इसका प्रभाव पड़ा। हियरिंग अबाउट स्कूल, किसके बारे में? स्कूल के बारे में सुनकर। अब जैसे ही साहेब ने स्कूल के बारे में सुना, बाई अनीस जंग, किससे? अनीस जंग के, यानी अनीस जंग के द्वारा साहेब ने जैसे ही स्कूल के बारे में सुना, अब क्या हुआ? साहेब वाज वेरी हैप्पी, साहेब बड़ा खुश था जब अनीस जंग ने ये कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। और स्कूल के बारे में जब उन्होंने कहा तो उस पर इतना प्रभाव पड़ा, तो क्या हुआ? वेरी हैप्पी, साहेब बहुत खुश था। एंड रेडी टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अनीस जंग ने कहा तो उनका प्रभाव इतना पड़ा उस पर कि वो स्कूल जाने के लिए क्या हो गया? रेडी हो गया, स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ऑल्दो, यद्यपि, द ऑथर ऑफर्ड हिम, यद्यपि जो ऑथर थी उन्होंने उसको ऑफर दिया था, नॉन सीरियसली विद जोक। अब किसके रूप में कहा था उन्होंने तो इससे एक मजाक के रूप में कहा था, वैसे ही कहा था। उन्होंने उससे किसी निश्चित रूप से नहीं कहा था, उन्होंने तो वैसे ही दिखता था तो उससे कह दिया। और एक कमिटमेंट और कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं उसने ही साहब ने ही कहा था कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है तो बताओ स्कूल कैसे जाएं। उसने कहा था कि मैं यहाँ स्कूल खोलूंगी तब तो जाओगे ना, तो उसने कहा ठीक है आप स्कूल खोलिए और मैं स्कूल में जाऊंगा। लेकिन जो अनीस जंग ने ये बात कही थी एक मजाक के रूप में, एक वैसे ही फिजूल में, बेकार में ही कह दिया था, इसका कोई मीनिंग नहीं था। तो यही कहा गया है कि जो ऑथर थी उन्होंने इस बात को बिना उसके कह दिया था, एक मजाक के रूप में कह दिया था। ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो, हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है। नॉन सीरियसली नहीं पढ़ा जाता है तो विद जोक इसको आप पढ़ सकते हैं। दोनों में से एक ही, ये शब्द थोड़ा इजी है इसलिए मैंने इसको भी इसमें डाल दिया है। वर्ड दोनों ही सेम है, दोनों ही समान हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छी तरह बताओ इसमें कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो आपको दिक्कत कर रहा हो, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि बेटा वर्ड मीनिंग मैंने ऐसे चुने हैं जिनको आपको या तो पहले से याद होंगे या कोई एक आध वर्ड ऐसा होगा जो आप उसको याद कर लोगे। ठीक है बेटा, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, यानी कि साहेब और दूसरे जो थे कूड़ा बीनने वाले थे, यानी कि व्हाई डिड साहेब, व्हाई मींस क्यों, डिड साहेब, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और दूसरे कूड़े बीनने वाले, नॉट बियर चप्पल्स, चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, यानी कि साहेब था और दूसरे उसके साथ के लोग थे जो कूड़ा बीनते थे, तो वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, मानी कि वो नंगे पैर ही घूमते थे। अब जब अनीस जंग ने उनसे इस प्रश्न को किया कि भाई तुम यार नंगे पैर ही घूमते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उन्होंने क्या आंसर दिया, इसको इसमें पूछा गया है। तो व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और दूसरे जो थे रैग पिकर जो उसके साथ वाले थे जो कूड़ा बीनने वाले थे, नॉट बियर चप्पल, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, व्हाट एक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताया, व्हाट एक्यूज क्या कारण बताया, एक्यूज मीन्स कारण होता है बेटा, तो क्या कारण बताया, डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए, तो कह सकते हैं उन्होंने इसके लिए क्या कारण बताया कि जब अनीस जंग ने उनसे पूछा कि बेटा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उन्होंने बताया कि हम चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं। और कैसा कारण बताया, देखिए बहुत अच्छी तरह से। वैसे हमने जब आपको इसकी हिंदी बताई थी तो हमने इस चीज को डिस्कस किया था, लेकिन अब एक क्वेश्चन के रूप में डिस्कस हो रहा है, तो क्वेश्चन के रूप में ही इसका आंसर हमने लिखा है। आंसर है साहिब एंड अदर रैग पिकर्स, देखो यहीं से लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसी में से बना सकते हैं, यहां से लिया साहिब एंड अदर रैग पिकर्स, डिड नॉट, तो देखो डिड को उठा के आगे ले आएंगे, यहां पर हम वियर चप्पल,
साहिब और उसके साथ वाले जो कूड़ा बीनते थे वो चप्पल नहीं पहनते थे, बिकॉज, क्योंकि इट वाज देयर ट्रेडिशन। अब क्या कहा उन्होंने, क्योंकि इट वाज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि वहां पर एक परंपरा थी। उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है चप्पल ना पहनने की। जब अनीस जंग ने उनसे पूछा कि बेटा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, साहब तुम भी और तुम्हारे साथ वाले हैं सब लोग नंगे पैर घूमते हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैडम जी हमारे यहाँ नंगे पैर रहने की क्या है, एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है। ऐसा उन्होंने उसको आंसर दिया। और आगे क्या कहा, एंड दे गेव ए फॉल्स एक्यूज, और ये जो बात थी उन्होंने एक गलत रूप में कही थी। क्या प्रभाव दिया था, एक गलत एक्यूज दिया था, एक गलत कारण बताया था उन्होंने। इसका गलत कारण क्या बताया था कि डेट मीन्स क्या होता है कि देयर मदर, कि उनकी जो माताजी हैं, क्या कहा उन्होंने, उनकी जो माताजी हैं, डिड नॉट गिव देम, उन्हें नहीं देती हैं। क्या कहा, पहली बात क्या बताई कि हमारे यहाँ नंगे पैर रहने का रिवाज है, हमारे यहाँ नंगे पैर घूमने का एक परंपरा है। और दूसरी बात क्या बताई, मैडम जी हमारी जो माताजी हैं डिड नॉट गिव, हमको नहीं देती हैं। क्या नहीं देती हैं, फ्रॉम द सेफ, यानी कि जो सेफ है ना, जो अलमारी है, हमारी जो चप्पल है वो कहाँ रखी है, अलमारी में रखी हैं, और हमारी माताजी हमको चप्पल नहीं देती हैं। तो ये उन्होंने एक्यूज दिए, ये कारण बताए। तो बताओ कितनी अच्छी तरह से जो क्वेश्चन था उसी बेस पर आंसर दिया है। समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 2-3 बार वीडियो को बेटा बैक करके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं ऐसा समझ में आ जाएगा कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और जिन बच्चों ने जो मैंने हिंदी पढ़ाई थी इसकी चैप्टर की, अगर ध्यान से सुना होगा तो मैं गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हाउ मैनी रैक पिकर्स, हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी मीन्स क्या होता है बेटा, कितने, रैक पिकर्स माने कूड़ा बीनने वाले, कितने कूड़ा बीनने वाले, यूज टू लिव इन सीमापुरी, यानी कि कितने कूड़ा बीनने वाले जो कूड़ा बीना करते थे वो कहाँ रहते थे, सीमापुरी में रहते थे। तो बेटा इसमें एक संख्या पूछी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कितने थे, अरे वो 10,000 लोग थे। कितने थे, 10,000 लोग थे। हमने इस बात को पहले बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था, लिख लिख के बताया था। तो कितने लोग थे, वो 10,000 लोग थे। सीमापुरी कहाँ, अरे जो दिल्ली में है। हाउ डिड दे सेटल देयर, हाउ मिस कैसे या किस प्रकार, दे सेटल देयर, वे वहां पर किस तरह से बसे थे या कैसे बसे थे या कैसे रहते थे, ये बात भी पूछी है इसमें। अब देखिए आंसर देखते हैं इसका। 10,000 10,000 रैक पीकर्स यूज टू, रहा करते थे, लिव इन सीमापुरी, यानी कि 10,000 कूड़ा बीनने वाले, 10,000 कूड़ा बीनने वाले सीमापुरी में रहा करते थे। कहां पर है, जो दिल्ली में है। वंस, एक बार, देयर हाउस, अब क्यों रहते थे, एक बार, देयर हाउस, उनके घर, एंड हिज क्रॉप्स, क्रॉप से मतलब कह सकते हैं उनकी फसलें या उनके खेत। एक बार उनके खेत और उनके घर बर रिउंड, क्या हो गए थे, खंडर बन गए थे या बर्बाद हो गए थे। रिउंड मिस बर्बाद होना है बेटा। उसमें जो वर्ड यूज हुआ था वो डेस्ट्रॉय यूज हुआ था। मेरी बात समझना, आंसर वही माना जाता है जिसमें वर्डों का चेंजिंग होता है। और हमने वहां डेस्ट्रॉय था, यहां पर हमने रिउंड किया है। अगर आप डेस्ट्रॉय भी कर दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ नया चेंजिंगमेंट होना चाहिए, तभी तो लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ आंसर कुछ बढ़िया लिखा है, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हिज क्रॉप्स वर रिउंड, उनकी जो फसल थी और उनके मकान थे वो बर्बाद हो गए थे। बाय ए स्टॉर्म, किसके द्वारा, तूफान के द्वारा। एट ढाका, कहां पर, ढाका पर, ढाका में,
इन बांग्लादेश। कहां पर? बांग्लादेश। मैं यहां पर एक चीज और डिस्कस करूंगा। देखो एट और इन दो चीज दिखाई दे रही होंगी। ये प्रोपोजिशन का मैटर है, प्रीपोजिशन कि जो छोटा स्थान होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, और जो बड़ा स्थान होता है उसके लिए हम इन लगाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे क्योंकि ये चीज आपको स्टोरी में डिस्कस की जाएंगी बहुत ही बढ़िया तरह से। स्टोरी को भी हम आपको समझाएंगे। ग्रामर की तरफ से तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि लोग हमें ग्रामर का महात्मा कहते हैं। जो हमारी वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने देखा है पहले, वो बताते हैं कि ग्रामर के लिए तो सर से बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी है। और दिक्कत आपको इसमें भी नहीं रहेगी, टेक्स्ट में भी नहीं रहेगी। इसको भी हम ऐसे समझाएंगे जैसे मान लीजिए ग्रामर ही समझा रहे हैं आपको। ठीक है बेटा। तो क्या हुआ कि बांग्लादेश में क्या हुआ था? तूफान आए थे, उससे उनके घर फसल सब नष्ट हो गए थे। सो इसीलिए लीविंग एवरीथिंग, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर देयर वहीं पर, एंड दे केम इन सीमापुरी दिल्ली, इसलिए वो वहां सब कुछ छोड़कर और कहां आ गए थे? वो सीमापुरी दिल्ली में आ गए थे। इन 1971। कब आ गए थे बेटा? 1971 में। तो देखो मैंने इस सन को भी इंडिकेट कर दिया है। अगर इस चीज को एग्जामिनर देखेगा बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि इस बच्चे ने तो बहुत ही अच्छा किया है। और मैं ये तक कह सकता हूं कि जो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है वो हो सकता है कि आपको 4 के 4 भी दे दे, क्योंकि इसमें आपने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी। जो पूछा है वही बताया है और सरल शब्दों में बताया है। ठीक है बेटा। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको जो भी प्रोवाइड करें वो ऐसा प्रोवाइड करें जो आपके जीवन में आपको काम दे। बांग्लादेश यानी कि कहां से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। एंड दे हैव लिव्ड देयर, और वे वहां पर बस गए। दे हैव लिव्ड, रह रहे थे। फॉर मोर देन 30 ईयर्स, कितने साल से? लगभग 30 साल से भी अधिक से वो वहां रह रहे थे। कहां पर? सीमापुरी में। लाइक ए रिफ्यूजी, किसकी तरह रह रहे थे? एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे, एक शरणार्थी की तरह रह रहे थे। इन इंडिया, कहां पर? भारत में। यानी कि जो ढाका, जो बांग्लादेश से आए थे और इंडिया में आए थे और वहां सीमापुरी में रह रहे थे, तो कैसे रह रहे थे? एक रिफ्यूजी, एक शरणार्थी की तरह रह रहे थे, क्योंकि इनका कुछ निश्चित तो यहाँ था नहीं। ना इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड था, ना कोई इनकी यहाँ पहचान थी। सिर्फ एक राशन कार्ड था, वो भी किस लिए? सिर्फ भोजन लेने के लिए। ठीक है बेटा। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को कराते हैं जो लगता है कि एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नहीं बिलीव है तो आप पीछे पेपर उठा के देख लेना, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट वाज द मीनिंग? व्हाट मीन्स क्या, वाज माने था, मीनिंग माने अर्थ कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं। तो क्या मतलब था ऑफ गार्बेज, कूड़े का, यानी कि जो कूड़ा था उसका क्या मतलब था? फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो कह सकते हैं बच्चों के लिए उस कूड़े का क्या मतलब था? जो कूड़ा पड़ा हुआ था, कूड़े का जो ढेर पड़ा हुआ था, तो बच्चों के लिए उसका क्या मीनिंग था, क्या मतलब था? तो हम बताएंगे क्या मतलब था। दूसरी बात पूछी है, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट? व्हाट डिड दे फाइंड, वे कितना प्राप्त करते थे? व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसमें उन्हें कितना मिलता था? या कह सकते हैं कि उस कूड़े में उन्हें क्या क्या मिलता था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या क्या मिलता था? कभी 1 रुपया मिलता था, कभी 10 रुपये मिलते थे, कभी चांदी का सिक्का मिलता था, तो कभी सोने का सिक्का मिलता था। यही बात है ना। इसी बात को बेटा क्रम में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ द गार्बेज वाज गोल्ड, यानी कि जो मीनिंग था, जो मतलब था, जो कूड़े का, वो क्या था? एक सोने के रूप में था। डेली फूड, जो डेली हम भोजन खाते हैं, एक भोजन के रूप में था। द रूफ ऑफ देयर हेड्स, जिस छत के नीचे हम रहते हैं, जिस छत के नीचे हमारा सिर रहता है, उसका ये मतलब था। अब कहोगे आप सर कैसे, कूड़े का मतलब सोना, खाना, रहना कैसे हो जाएगा? तो बेटा वो कूड़े में ढूंढते थे, और कूड़े में क्या होता था?
प्लास्टिक की बोतल मिल गई या कोई लोहे की कील मिल गई, और भी बहुत सारी चीज़ें घरों से चली जाती हैं। हमारे पैसे रुपये भी चले जाते हैं। आपको देखा होगा कि कूड़े के उसमें सब चला गया और कहाँ घूरे पहुंच गया, जो लोग बीनते हैं उनको मिल जाते हैं। बहुत सारे सोने के आइटम भी चले जाते हैं। रात को सो रहे हैं, किसी घर में कोई सोने की चीज़ वो गिर गई, काफ़ी ढूंढा नहीं मिली और वो कूड़े में चली गई। कूड़े के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगी? वो कूड़े के ढेर में पहुंच जाएगी। और कूड़े के ढेर में क्या होगा? जो रैक पिकर्स होते हैं वो उसको खंगालेंगे, ढूंढेंगे, उनको वो मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा? उससे बेटा वो बेचेंगे और बेच के उनको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। और रहने के लिए क्या होगा? रहने के लिए उनको घर मिलेगा। तो बात समझ गए ना? उसका मतलब क्या था? उस कूड़े का मतलब क्या था? कूड़े के ढेर का, कि उनसे उनको भोजन मिलता था, रहने के लिए घर मिलता था, और उसमें कभी कभी तो क्या होता था? सोना भी मिल जाता था। एंड ब्रेव्ड इन वंडर, क्या होता था? वो आश्चर्य के रूप में लिपटे होते थे, यानी कि उनके दिमाग में होता था कि इसमें ये चीज सब मिली हुई हैं। सो इसीलिए दे फाउंड ए रुपी, कभी कभी क्या होता था? उनको 1 रुपया मिल जाता था, और 10 रुपीज नोट, और कभी कभी तो 10 का सिक्का भी मिल जाता था, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। और क्या होता था? समटाइम्स, रोज नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा रोज मिल जाते होंगे, हो सकता है कभी कभी कुछ न मिले। ऐसे थोड़ी है कि रोज मिलेंगे, सबके रोज खोते रहेंगे पैसे। हाँ, मैं मानता हूं कि कूड़ा बीनने जाएंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। आजकल देखा होगा जी प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, जिसमें पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक पानी वाली जो जी बोतल होती हैं, ये भी सेल हो जाती हैं, और लोग यूज करके इनको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और वो कहाँ पहुंच जाती हैं? वो कूड़े के ढेर में पहुंच जाती हैं। और जो रैक पिकर्स होते हैं वो थैला लेके आते हैं, बुरा लेके आते हैं। आपने देखा होगा, ये तो आम बात है, आप भी इस बात से परिचित हैं, मैं भी इस बात से परिचित हूँ। तो वो लोग उन बोतलों को, और भी बहुत सारे आइटम होते हैं, पॉलीथीन होती हैं, उनको उस बोरे में भर के ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं? उनको सस्ते दाम में बेच देते हैं। यही तो होता है, यही इस चैप्टर में बताया गया है बेटा। तो कभी कभी क्या होता है? उनको सोना भी मिल जाता था, और चांदी, कॉइन इन इट, यानी कभी कभी उसमें सोने और चांदी के सिक्के भी मिल जाते थे। तो समझ गए होंगे बेटा इस बात को। देखो, मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं हर चीज ऐसे सिखा दूं, जैसे कि एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन दिखाई दे, मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने मेरी लैंग्वेज को सुन भी लिया और ध्यान से उसको समझ लिया, तो भी आप इस आंसर को लिख दोगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आपके कमेंट देखेंगे, कौन बच्चा क्या कह रहा है हमारे बारे में, इस चीज को भी हम देखेंगे। पहले 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बेटा, 5वें क्वेश्चन के बाद हम आपकी बातों को सुनेंगे, कुछ बातें आपकी जो आपने हम तक भेजी हैं उनको सुनेंगे, उनका निस्तारण करेंगे, उसके बाद फिर 6ठे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड साहिब ज्वाइन एट मिल्क बूथ, यानी कि जो मिल्क बूथ थी, जो दूध की दुकान थी, उसने क्यों ज्वाइन की, क्यों उसने वहां पर काम किया? साहिब जो लड़का था, उसने दूध की दुकान पर काम क्यों किया, या कह सकते हैं कि चाय की दुकान पर कार्य क्यों किया? व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और जो उसकी ये सेवा थी, जो उसकी ये नौकरी थी, इसके लिए उसको क्या मिलता था? दो बातें हैं कि उसने उस चाय की दुकान पर या दूध की दुकान पर क्यों काम किया, दूसरी बात उसको कितने पैसे मिलते थे। अब दोनों बातों को लिख दीजिए, बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, दोनों बातों को लिखना है, आंसर पूरा हो जाएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। हमारा क्या है? ठीक है बेटा, साहिब ज्वाइंड, ठीक है बेटा, क्योंकि डिड दिया हो तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, कंप्यूटर वाले से गलती हो जाती है, लेकिन हम किस लिए हैं, हम कोई गलती आपकी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब हम यहाँ हैं, अगर कंप्यूटर वाले से भी छूट जाएगी तो ये उदयपाल सर उसको नहीं छोड़ेंगे। किसको? गलती को नहीं छोड़ेंगे बेटा। कंप्यूटर वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, कंप्यूटर वाले से हम कुछ नहीं कहेंगे, जो टाइप करता है उससे कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा कुछ कहेंगे तो और ज्यादा गलती करेगा, और वो गलतियां किसको? हमको ही सही करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो एक आध जो हो जाती है गलती, उसको हम ही ठीक कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। वैसे भी हमने आपको बताया था कि जब डिड दिया हो तो क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसको सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, और यदि ये यहाँ पर आपका डू दिया हो तो आपकी जैसी की तैसी फॉर्म आ जाती है, और यदि यहाँ पर डज दिया हो तो क्या होता है, उस वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, और यदि यहाँ पर आपका इज, आर, एम, और कह सकते हैं कि जो टू बी की फॉर्म दी हो, किसकी फॉर्म बेटा?
टू बी की फॉर्म जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि टू बी की फॉर्म कौन सी होती हैं। टू बी की फॉर्म जैसे कि इज है, आर है, एम है, वाज है, वर, यही होती हैं सब। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि फिल द वर्ब एक क्वेश्चन आता था, हाई स्कूल पास करके आए हैं, पता होगा, ठीक। तो उसमें एक फिल द वर्ब आता था, तो उसमें वर्ब एक भरने के लिए आता था, ऐसे सेंटेंस लिख दिया पूरा और पीछे लिख दिया बी। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे, कोई तो इसको बीन लिख देता था उसमें, कोई बीड कर देता था। लेकिन पता होना चाहिए कि टू बी का मतलब क्या होता है या बी की फॉर्म क्या होती है। अरे हमें पता है कि बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म इज आर एम होती है। और यहाँ लिखा हुआ है आई, यहाँ लिखा हुआ है रीडिंग, यहाँ लिखा हुआ है द बुक। अब क्या है इसमें देखना, बताओ बी की फॉर्म में क्या है। अरे हमने बताया था इज आर एम होती है, आई के साथ एम लगा दो, हो गया सही। तो गलती हो जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं हमने ऐसी गलतियां कभी नहीं होने दी, ठीक है बेटा। तो मेरी बात समझ गए होंगे, ये छोटी मोटी गलती हो जाती है, परेशान मत होना, उसको हम पकड़ के सही कर दिया करेंगे, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप, जो मैंने कहा मेरी बात को समझे या नहीं। समझ गए तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने कहा था इस क्वेश्चन के बाद मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, उसके बाद छठा क्वेश्चन इसके बाद ही पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या हुआ बेटा, साहेब ज्वाइन द मिल्क बूथ, साहेब ने उसको ज्वाइन कर लिया, उसको उससे मिल गया, किससे, जो मिल्क बूथ, जो दूध की दुकान थी। और उसे हम टी स्टॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि दूध की दुकान थी, चाय भी वहां पर बेची जाती थी। ऐसा तो है नहीं कि दूध की दुकान है तो दूध ही दूध बेचा जाएगा, बेटा चाय भी बेची जाती थी वहां पर, तो हम उसको चाय की दुकान भी कह सकते हैं और उसको हम दूध की दुकान भी कह सकते हैं। तो साहब ने ज्वाइन कर लिया किसको, दूध की दुकान को, क्योंकि, अब क्योंकि का मतलब क्या है, ऑफ पॉवर्टी, किसके कारण बेटा, गरीबी के कारण। ये तो आपको पता ही था कि जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो कैसे हैं, सब गरीब हैं। सब कैसे हैं बेटा, गरीब हैं। क्यों कि अपने देश छोड़ के आए थे तो वहां से कुछ लेके नहीं आए थे बेटा वो, और ला भी क्या सकते थे, जो उनकी फसल थी वो नष्ट हो गई थी। वहां रहने को क्या है, पर्वतीय सा क्षेत्र, पहाड़ी सा क्षेत्र है, फसलें बहुत कम रहती हैं और तूफान वगैरह ज्यादा आते हैं, तो सबको छोड़ के भाग आए थे वहां पर, और वो सीमापुरी में आके रह रहे थे। तो क्या थे बेटा, किसके कारण उन्होंने नौकरी की थी, पॉवर्टी, गरीबी के कारण की थी। और क्या है, एंड ही नीडेड, और उसे आवश्यकता थी, मोर मनी, किसकी बेटा, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी, एंड फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। इसीलिए क्या किया था उसने, उसने टी स्टॉल पर काम किया था या मिल्क बूथ पर काम किया था, समझ गए होंगे ना। आगे, ही पेड 800 रुपीज फॉर ए सर्विस, और दूसरी बात क्या पूछी थी, व्हाट वाज ही पेड फॉर ए सर्विस, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता था, तो बेटा उसकी सेवा के लिए उसको 800 रुपए दिए जाते थे। समझ गए होंगे ना, दोनों बातें क्लियर कर दी कि चाय की दुकान पर काम क्यों किया था और उस चाय की दुकान पर कितने पैसे मिलते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वाई डिड मुकेश, वाई मिस क्यों, डिड मुकेश माने मुकेश, वॉलेंटरी मिस होता है नेतृत्व करना, क्या होता है, नेतृत्व करना, या फिर कह सकते हैं कहना, कह सकते हैं आप, समझने की दृष्टि से क्या कह सकते हैं, कहना, नेतृत्व करना या कहना, ठीक। टू टेक, ले जाने के लिए, द नरेटर माने कहानीकार जो लेखक है, होम माने घर, यानी कि वाई डिड मुकेश, मुकेश क्यों नेतृत्व कर रहे थे, क्यों कह रहे थे, टू टेक माने ले जाने के लिए, नरेटर माने कहानीकार या लेखक को, होम माने घर माने अपने घर, यानी कि मुकेश जो कहानीकार थे उन्हें अपने घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व कर रहे थे, क्यों ले जाना चाह रहे थे। पहली बात, हु वर देयर इन द होम, हु माने कौन, वर माने थे, देयर मिस वहां, इन द होम वहां उनके घर में कौन कौन थे। तो दो बातें पूछी गई हैं इसमें आपकी, कि वो जो नरेटर थे, जो लेखक थे, जो कहानीकार थे, उनको अपने घर क्यों ले जाना चाहते थे, और दूसरी बात उनके घर में कौन कौन था, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा, मुकेश वॉलेंटियर्ड, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि यहां पर डिड दिया हो तो क्या होता है बेटा, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है जो वर्ब होती है, ठीक है। तो मुकेश वॉलेंटियर्ड, मुकेश नेतृत्व करना चाहते थे या नेतृत्व किया, टू टेक ले जाने के लिए, द नरेटर माने लेखक को, टू हिज होम,
यानी कि मुकेश जो था वो कहानीकार को अपने घर ले जाना चाहता था। ठीक, अब क्यों ले जाना चाहता था? बिकॉज माने क्योंकि हिज होम, उसका जो घर था, वाज रिबुल्ट, यानी फिर से बनाया गया था। यानी उसका घर था जो खराब हो गया होगा और फिर दोबारा उन्होंने उस घर को बनाया था। तो उस घर को दिखाने के लिए कि हमने घर किस तरह से बनाया है, उसको दिखाने के लिए वो लेखक को अपने घर ले जाना चाहता था। तो आगे देखिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, हिज हाउस यानी कि उसका जो घर था, वाज रिबिल्ड दोबारा से बनाया गया था, सो माने इसीलिए, ही वांटेड वह चाहता था, टू सो माने दिखाना, इट माने इसे, टू द राइटर इसीलिए वह इसको राइटर को दिखाना चाहता था। जो नरेटर था, जो लेखक था, उसको इसको दिखाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसका घर दोबारा से नया बना था। सब बच्चों की इच्छा होती है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी का घर जब अच्छी तरह से बनता है तो उसकी इच्छा होती है कि आप सर हमारे घर को देखें, हमने नया घर बनाया है। ठीक है ना? तो इसी तरह से जो मुकेश था वो भी लेखक के लिए क्या था, वो अपना नया घर दिखाना चाहता था। देयर वर मैनी मेंबर्स, बहुत सारे सदस्य थे, इन हिज होम, या फिर हाउस या होम कुछ भी कह सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि होम या फिर हाउस में क्या अंतर है, हम होम का यूज कब करते हैं, हम हाउस का यूज कब करते हैं, तो देखो वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है। यदि सामने वाला ज़्यादा ही आपको दबाव डाल रहा है, ज़्यादा ही प्रेशर से पूछ रहा है आपसे, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात को याद रखना। यानी सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए, सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि होम का प्रयोग कब करते हैं और हाउस का प्रयोग कब करते हैं। अक्सर पूछ लेते हैं कि ज्यादा होशियार बन रहा है, बताइए बता कि होम कब आता है या फिर हाउस कब आता है। तो हो सकता है कि उनको ये बात पता हो या ना हो, लेकिन तुम उनको बता देना कि क्यों करते हैं। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि होम, होम जो होता है वो हमारा किराए का घर होता है, किराए का घर वो होता है जिसको हम होम कहते हैं, और जो हाउस होता है वो अपना घर होता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए आप कह सकते हैं कि जो होम होता है वो हमारा किराए का घर होता है और जो हाउस होता है वो हमारा परमानेंट घर होता है। इस तरह से आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बेटा कभी कभी हो जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं और ये कहते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं कि बहुत बुद्धिमान हो तुम, तो ये बताओ, तो आप मेरी बात को याद रखोगे। ठीक है बेटा? एज, तो उनके घर में क्या था, देयर वर मैनी मेंबर्स, बहुत सारे लोग थे, इन हिज हाउस, उसके घर में, जैसे मुकेश एल्डर ब्रदर, जैसे कि मुकेश का बड़ा भाई, हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, उसके बड़े भाई की पत्नी। ठीक है बेटा? मुकेश फादर, मुकेश के पिताजी, ग्रैंड मदर और उसकी दादी माँ, एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर। तो ये उनके घर में थे। तो दोनों बातें समझ गए होंगे कि पहली बात क्या थी कि जो मुकेश था वो कहानीकार को अपने घर क्यों ले जाना चाहता था, अपने घर का नेतृत्व क्यों कराना चाहता था। पहली बात तो क्योंकि उसका घर नया बना था, इसीलिए उनको वो नया घर दिखाना चाहता था। दूसरी बात कि घर में कौन कौन था, तो मैंने भी आपको बता दिया कौन था। मुकेश का बड़ा भाई था, बड़े भाई की पत्नी थी जिसकी वो भाभी कह सकता है उसको, और उसके पिताजी थे और दादी माँ थी, और कुछ क्या थे, और कुछ जानवर थे। तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन में कुछ है, कोई वर्ड ऐसा मिला आपको जिसका मीनिंग नहीं आ रहा हो, जिसमें दिक्कत हो रही हो? कोई वर्ड नहीं होगा। एक वर्ड मिला था, मैं बता देता हूं, वो है वॉलंटियर। क्या होता है? नेतृत्व करना। नेतृत्व करना होता है बेटा। तो आपको हिंदी तो लिखनी ही नहीं है, इसलिए परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। इट माने यह, इज माने हिज माने उसका, कर्म माने कर्म, यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। हु सेड दिस एंड वाई,
हु माने किसने, सेड माने कहा, किसने कहा, एंड भाई और क्यों कहा। कौन सी बात, यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। तो ये बात किसने कही है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है। और कही है तो किसने कही है, और उसने कही है तो क्यों कही है। तो इसमें आपकी 3 बातें आती हैं। वैसे तो 2 ही बातें हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन वर्ड हैं आपके, हु एंड भाई। तो ये किसने कहा है और क्यों कहा है। बात समझ गए होंगे बेटा। देखो मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूं कि जब तक क्वेश्चन का मीनिंग आपकी समझ में नहीं आएगा, आप उसका आंसर लिखने में असमर्थ रहेंगे। और यदि आपने क्वेश्चन का मीनिंग समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि 50% आंसर उसका आपके दिमाग में एट ए टाइम आ जाएगा, उसी समय आ जाएगा। और 50% तो आप थिंकिंग करके भी कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं ना, ठीक। तो इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर सेड, किसने कहा था ये, मुकेश की दादी माँ ने कहा था। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, किसने कहा था, मुकेश की दादी माँ ने कहा था। दिस बिकॉज, अब क्यों कहा था, सी वाच्ड, उन्होंने देखा था, हर ओन हस्बैंड, अपने स्वयं के पति को। यानी कि मुकेश की माँ ने कहा था, क्या कहा था, कि यह कर्म है, यह भाग्य है, ऐसी बात कही थी। अब पूछा किसने कहा, तो किसने कहा, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा। तो मिल गया आंसर आपको। तो मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, मुकेश की दादी माँ ने यह कहा था। बिकॉज, क्योंकि, अब क्यों कहा था उसको भी देख लीजिए। सी वाच्ड हर ओन हस्बैंड, उन्होंने देखा, हर ओन हस्बैंड, अपने स्वयं के पति को देखा। बीइंग ब्लाइंड, क्या होते हुए, अंधा होते हुए। यानी उन्होंने अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखा। विद द डस्ट पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, किसके द्वारा, विद द डस्ट, धूल, गद्द जो होती है, धूल समझते हैं ना, गद्द बोलते हैं इसको, धूल कहते हैं। किसकी, पॉलिशिंग, जब द ग्लास ऑफ बेंगल, यानी चूड़ी के जो कांच को हम पॉलिश करते हैं, जब उसको साफ करते हैं तो उससे बहुत सारी गद्द निकलती है, बहुत सारी धूल निकलती है। और उस धूल से क्या हुआ था, जो मुकेश के जो दादाजी थे वो क्या हो गए थे बेटा, ब्लाइंड हो गए थे, वो अंधे हो गए थे। तो इस बात को उसकी दादी माँ ने कहा था कि इट इज कर्म, यह कर्म है, यह भाग्य है। कि उनके कर्म में था, उनके भाग्य में था अंधा होना, तो अंधे हो गए। बात समझे नहीं समझे, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। सी सेड, उन्होंने कहा, डेट गॉड गिवन लाइन इज, क्या है, गॉड, ए गॉड, यहां पर ए भी है, और बेटा इस जी को आप कैपिटल में लिखोगे, ठीक। दैट, कि एक गॉड गिवन, एक भगवान देता है हमको, क्या देता है, एक परंपरा होती है, एक रिवाज होती है भगवान की भी। कैन नेवर बी फॉर, कैन नेवर बी ब्रोकन, और उस रिवाज को हमें तोड़ना, उसे रिवाज को कोई तोड़ नहीं सकता है। नेवर ब्रोकन, कभी भी कोई उसे तोड़ नहीं सकता है। यदि आप इस आंसर को यहां पर भी छोड़ देते हो तो भी बेटा आपका आंसर पूरा है, और इसे थोड़ा बढ़ा दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। मेरी बात समझे समझे। यदि किसी कारणवश आपको नहीं याद रहता है तो आप इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ाना है। तो सीसर्स ने कहा, डेट गॉड गिवन लाइन इज, कि भगवान की एक परंपरा दी है, भगवान ने एक परंपरा दी है हमको, भगवान ने एक रीति रिवाज दी है, कैन नेवर बी ब्रोकन, जिसे हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से हमने जो भी क्वेश्चनों के आंसर लिखाए हैं वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखाए हैं, जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं। और जो कठिन मीनिंग होते हैं उनको हम वैसे भी डिस्कस कर देते हैं। तो क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन 9 क्या कहता है, व्हाट डज बेंगल सिंबल, व्हाट डज द बेंगल सिंबल, यानी चूड़ियां किस चीज का प्रतीक हैं। जो चूड़ियां हैं वो सिंबल हैं, वो प्रतीक हैं, किसका प्रतीक हैं, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट इज द रोल, क्या रोल है, क्या किरदार है, क्या भूमिका है
समझ गए ना। रोल का मतलब क्या होता है, आप नाटक देखते होंगे, आप फिल्में भी देखते होंगे और आप खूब कहते होंगे यार गोविंदा का रोल बहुत अच्छा था, यही बोलते हैं ना आप। या किसी हीरोइनी ने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा डांस किया, तो उसका रोल बहुत ही अच्छा था, इसी बात को कहते हैं सेम कंडीशन। तो रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका, किरदार, यानी उसका जो कार्य था वो बहुत अच्छा था। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है, आपने कहा सर का रोल बहुत बढ़िया है इंग्लिश पढ़ाने में। केमिस्ट्री, फिजिक्स दिनेश सर पढ़ाते हैं, आप कहोगे दिनेश सर का रोल बहुत बढ़िया है पढ़ाने में, तो बात समझ गए होंगे ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो व्हाट इज द रोल, क्या भूमिका थी ऑफ बैंगल मेकर, जो चूड़ी बनाते थे, ऑफ फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले थे उनकी क्या भूमिका थी, क्या उनका रोल था, क्या उनका किरदार था। अब बताइए, जब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया है तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत होगी? बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए, द बेंगल सिंबल एंड इंडियन वोमेन सुहाग, जो बेंगल्स होती हैं, जो चूड़ियां होती हैं, वो क्या होता है, वो भारतीय जो महिलाएं होती हैं उनका सुहाग होता है। यानी कि जो चूड़ियां होती हैं वो भारतीय महिलाओं का क्या होता है, वो सुहाग होता है। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है ना। आपकी मदर पहनती होंगी और आपने देखा होगा। तो क्या है, चूड़ियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो भारतीय महिलाओं का सुहाग होती हैं। डेट क्लियर। नेक्स्ट, द बेंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले हैं, ऑफ फिरोजाबाद, कहाँ के, जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले हैं, प्रोड्यूस बनाते हैं या उत्पादन करते हैं, द लार्जेस्ट क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि वो चूड़ियों को बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं, ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री, देश में, यानी कि हमारे भारत देश में चूड़ियों को एक बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। ठीक बेटा, आगे क्या होता है, एंड एक्सपोर्ट, और इनका निर्यात किया जाता है, इनको भेजा जाता है। एक्सपोर्ट में क्या होता है, भेजना या निर्यात करना, और इंपोर्ट में क्या होता है, मंगाना होता है। मैंने बता दिया है, इसका अपोजिट होता है, इंटरमीडिएट में आता है, अपोजिट आते हैं आपके, जिसको हम एंटोनियम्स कहते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपने पढ़े होंगे दोनों वर्ड इस तरह से। तो ये वर्ड भी आपको याद रहने चाहिए कि कभी कभी आ जाता है कि एक्सपोर्ट का इंपोर्ट होता है। बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहां पर उनका एक्सपोर्ट किया जाता है बेटा, पूरे संसार में, यानी पूरे संसार में इन चूड़ियों का एक्सपोर्ट किया जाता है, इन चूड़ियों का निर्यात किया जाता है, या कहा जाए तो इन चूड़ियों को पूरे संसार में भेजा जाता है। तो बताइए बेटा, कोई दिक्कत, कोई वर्ड इसमें ऐसा मिला आपको जिसका आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा हो? प्रोड्यूस मैं स्वयं बता देता हूं, क्या होता है, उत्पादन करना। क्या होता है बेटा, उत्पादन करना। सुहाग, सुहाग समझते ही आप। कंट्री में क्या होता है, देश होता है, आप भली भांति परिचित होंगे। एक्सपोर्ट भेजना या निर्यात करना। बताओ और कोई वर्ड इसमें, कोई वर्ड ऐसा, सिंबल, सिंबल तो सभी जानते हैं, प्रतीक होता है। सिंबल में क्या होता है, प्रतीक। अब देखो, जो हार्ड, जो कठिन शब्द है मैंने उनको भी आपको लिख दिया है। अब कोई दिक्कत होगी? देखो, अभी मैं आपको जब ग्रामर का सेशन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं हिंदी से इंग्लिश बनाना ऐसे सिखा दूंगा जैसे आप बहुत ही आसानी से किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। जब आप उस टॉपिक को सीख जाओगे तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी हिंदी को माइंड में रखना, इनकी हिंदी को माइंड में रखना, सेंटेंस माइंड में मेकअप करना, इंग्लिश उसकी कॉपी पर बना देना। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, वाई कुड द बेंगल मेकर, वाई मिस क्यों, कुड मिस क्या होता है, सकता था, सकती थी, सकते थे। बेंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले, नॉट ऑर्गेन्स क्या होता है, बनाना होता है, नहीं बना सकते थे। देम सेल्फ स्वयं की,
टू इनटू ए कोऑपरेटिव, सहकारी। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो चूड़ी बनाने वाले थे वो स्वयं अपने आप अपनी जो सहकारी रूप से जो समितियां हैं वो नहीं बना सकते थे। अब क्यों नहीं बना सकते थे? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एक को व्यक्ति जो कार्य करते हैं, जो व्यापार करते हैं, तो कुछ लोग आपस में अपनी कुछ मीटिंग्स रख के कमेटी बना लेते हैं कि हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम तुमको दे देंगे, और तुम्हें पैसे जरूरत होगी तो तुम्हें जरूरत होगी तो तुमको दे देंगे, और हमें होगी तो तुम हमें दे देना। इस तरह से जो हमारा काम है, जो हमारा व्यापार है, वो आसानी से चलता रहेगा। यानी कि 10-20 लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और एक अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें पैसे को डालते रहते हैं। अब जिसको जरूरत होगी वो निकाल लेगा। इस तरह से क्या होगा कि जो व्यापारी लोग हैं उनका कोई काम खराब नहीं होगा, उनका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ऐसी नीतियों को नहीं बना सकते थे। तो वाई कुड द बैंगल मेकर, जो चूड़ी बनाने वाले थे, नॉट ऑर्गेनाइज, निर्माण नहीं कर सकते थे, बना नहीं सकते थे, देमसेल्फ माने स्वयं, टू ए कोऑपरेटिव, जो सहकारी है, सहकारी समिति या सहकारी समिति के रूप में नहीं बना सकते थे। तो पूछा है क्यों नहीं बना सकते थे, पहली बात। दूसरी बात है व्हाट डू दे, व्हाट डू दे, व्हाट मीन्स क्या, डू आपकी HB है, डू दे, वे क्या कर सकते थे, फेस, व्हाट डू दे फेस, वो कैसे सामना कर सकते थे। इफ दे डू सो, यदि दे डू सो, यदि वो ऐसा करते, यदि वो ऐसा करते तो क्या उनका सामना कर सकते थे। इसमें पूछा है कि यदि उन्होंने मान लो सहकारी रूप से समिति बना ली तो क्या वो उन लोगों का सामना कर सकते थे। तो ये उसमें पूछा है। क्या पूछा है बेटा, ये 2 बातें पूछी हैं इसमें, बस दोनों बातों को अच्छी तरह से याद रखना है। पहली बात, वो सहकारी समिति क्यों नहीं बना सकते थे, और यदि वो ऐसा कर भी लेते थे, यदि उन्होंने ऐसा कर भी लिया तो क्या वे उनका सामना कर सकते थे। मान लो किसी काम को हमने कर भी लिया तो फिर जो उसका अंजाम होगा उसे भुगत सकते थे। तो इसी बात को इसमें पूछा है, देखते हैं। द बैंगल मेकर, यानी कि चूड़ी बनाने वाले, कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, स्वयं में नहीं बना सकते थे, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक अपनी सहकारी समिति के रूप में नहीं बना सकते थे। बिकॉज, क्योंकि, इफ माने यदि, क्योंकि यदि दे डू सो, यदि वो ऐसा करते, यदि उन्होंने समिति बना ली, यदि उन्होंने सहकारी समिति बना ली, यदि वो ऐसा करते तो दे आर होल्ड अप बाय द पुलिस, तो पुलिस के द्वारा उन्हें घसीटा जाता था। क्या किया जाता था बेटा, होल्ड, होल्ड में घसीटना होता है। देखो घसीटना और पीटना दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अब तुम कहोगे सर अलग अलग कैसे होती हैं, घसीटना पीटना एक ही होता है। देखो थोड़ा सा अंतर होता है। पीटने में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया, जो आ रहा है वही उसको मार रहा है, जो देख रहा है वही उसको मार रहा है, कोई कारण नहीं पूछ रहा। क्या होता है, कोई कारण नहीं पूछ रहा कि बेचारे इसको क्यों पीट रहे हैं, किसने देखा इसको, सब पीट रहे, चलो हम भी पीटते हैं। ये होता है पीटना। घसीटना क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई काम खराब कर दिया, अब उसको मारेंगे नहीं, उसकी खींचातानी करेंगे, इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे, कुछ लोग इधर खींचेंगे, कुछ अपनी तरफ खींचेंगे, उसके जानने वाले अपनी तरफ बचाने के लिए खींचेंगे, और कुछ लोग अपनी तरफ खींचेंगे उसको। तो उसकी पिटाई तो नहीं होगी, उसको इधर उधर खींचना क्या होता है बेटा, घसीटना होता है, होल्ड होता है। तो उसे पुलिस के द्वारा क्या किया जाता था, इधर उधर खींचा जाता था, घसीटा जाता था। फिर बाद में क्या होता था, उसे पीटा भी जाता था, बीटेन एंड सेंट टू जेल, और उसे अंत में कहां भेज दिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था। मेरी बात को समझ गए होंगे कि यदि उन लोगों ने ऐसी सहकारी कोई नीति बना ली तो क्या किया जाता था, उनको घसीटा जाता था पुलिस के द्वारा, फिर पीटा जाता था और फिर उनको जेल भेज दिया जाता था। दे फेस, और उनको सामना करना पड़ता था, द मिडिल मैन, किसका सामना करता था, जो मिडिल मैन होते थे, जो बिचौलिया होते थे, जो बिचौलिया होते थे, जो बीच वाले लोग होते थे, उनका सामना करना पड़ता था।
और किसका, पुलिस का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि जेल भेजने के बाद क्या होता है, मामला खत्म हो जाता है? नहीं बेटा, खत्म नहीं होता। क्यों खत्म क्यों नहीं होता? उसके बाद क्या होगा, फिर केस चलेगा, फिर वकील भी आएगा, फिर सारी बातें होंगी ना। तो उसकी प्रक्रिया जो चलती थी उसको बोलते हैं फेस, सामना करना। अभी किसका सामना करना है? तुमने नीति बनाई मिडलमैन से, बिचौलिया से, फिर पुलिस का सामना करना पड़ेगा, एंड अदर सेल्फिश पीपुल, और दूसरे कैसे लोग, दूसरे जो स्वार्थी लोग हैं उनका भी सामना करना पड़ता था। तो समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि सन 2023 में आपको देखने को मिले, इसलिए बढ़िया तरह से बेटा इसको याद कर लोगे। सेल्फिश मींस क्या होता है? स्वार्थी। मिडिलमैन क्या होता है? बिचौलिया। फेस में सामना करना। ठीक बेटा। होल्ड मिस क्या होता है? घसीटना। समझ गए होंगे, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट मिस क्या होता है? सहकारी। बताओ कोई शब्द ऐसा रह गया? अब मैंने जो भी कठिन शब्द थे उन सबको लिख दिया है, अब कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद आपका जो चैप्टर है दूसरा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी दिन से चल रहा है, और जब कोई चैप्टर काफी दिन से तक चलता है तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। अब आपको चैप्टर ऐसा लग रहा होगा मेरे पढ़ाने के बाद, इस बात को आप फील करना, एकांत में बैठ के फील करना कि सर ने चैप्टर को पढ़ाया, समझाया, लॉन्ग क्वेश्चन कराए, शॉर्ट क्वेश्चन कराए। अब उसका एनालाइज करना कि हमको कितना याद है, कितना हमको इसमें से याद है। मैं गारंटी देता हूं ज़्यादा नहीं तो आपको 50% तो मेरी बातें आपको याद रहेंगी, और 50% ही याद रहता है, क्योंकि कम ही याद रहता है यदि आपने इस चीज़ को कैलकुलेट किया, क्योंकि 100% पढ़ने के बाद 70% तो व्यक्ति वैसे ही हाल ख्याल एट ए टाइम ही भूल जाता है, 30% याद रहता है उसको, और कुछ दिन रिवाइज नहीं किया तो वो 30% भी जीरो में बदल जाता है। यदि आपने घर जाके रिवाइज कर लिया, उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, तो वो 100 का 100 बना रहता है, और यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो फिर वो जीरो हो जाता है। तो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, लिख लिया करें, और क्वेश्चनों को लिख लिख के देखा करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि लिखने से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी राइटिंग सही होती है, दूसरी बात जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं वो भी सही हो जाती हैं, और हमारे मन को भी तसल्ली हो जाती है कि हमने ये क्वेश्चन याद कर लिया और हमने इसको लिख के भी देख लिया है, अब हम इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज साहेब गोइंग? वेयर मिस कहाँ, इज माने है, हूं, हो, साहेब माने साहेब, गोइंग माने जा रहा था, विद द स्टील कनस्तर, किसके साथ? स्टील कनस्तर के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेके, यानी अपने हाथ में लेके, अपने हाथ में स्टील का कनस्तर लेकर साहेब कहाँ जा रहा था? तो बेटा हमने आपको कहानी बहुत ही बढ़िया तरह से बताई थी, कोई बताओ कि वो कहाँ जा रहा था। क्वेश्चन के बाद हम कमेंट चेक करेंगे, देखते हैं कि किस किस बच्चे ने सही बात बताई है कि जो साहेब था वो कनस्तर लेकर कहाँ जा रहा था। इस क्वेश्चन के बाद हम आपके कमेंट चेक करेंगे, देखते हैं कि किस बच्चे ने ये बात सही बताई है, उसका नाम लेके बताएंगे कि हाँ तुमने सही कहा है। देखते हैं बेटा, ठीक है। साहेब इज ए रैग पिकर, साहेब जो था वो क्या था? वो एक कूड़ा बीनने वाला लड़का था। कैसा लड़का था? कूड़ा बीनने वाला। ये तो पता ही है साहेब के बारे में आपको, साहेब जो था एक कूड़ा बीनने वाला लड़का था। कैसा लड़का था? जो कूड़ा बीनता था। कहाँ बीनते थे कूड़े, पता है आपको? सीमापुरी, दिल्ली के नजदीक है सीमापुरी, वहां बीनते थे। तो इसीलिए ही इज वेरी पुअर बॉय, इसीलिए वह एक गरीब लड़का था। बट ही वांटेड टू अर्न मोर मनी, लेकिन वह बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। क्या चाहता था? लेकिन वह बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। फॉर हिज लिविंग,
किसके लिए? अपनी जीविका के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है ना। तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, तो इसीलिए ही वर्कड इन ए मिल्क बूथ, इसीलिए उसने एक दूध की दुकान पर काम कर लिया। किसकी दुकान पर? दूध की दुकान पर। सो इसीलिए ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, द मिल्क बूथ, कहाँ जा रहा था? वो दूध की दुकान पर जा रहा था। और उसे हम टी स्टॉल भी कह सकते हैं बेटा, इसको क्या कह सकते हैं? इसको टी स्टॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि दूध की दुकान थी, वहां पर चाय भी बेची जाती है। ऐसा तो है नहीं कि दूध ही दूध बेचा जाए, तो चाय भी बेची जाती थी वहां पर, तो हम उसे चाय की दुकान भी बेटा कह सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे जा रहा था? विद ए स्टील कनिस्टर, किसके साथ? एक स्टील कनिस्टर के साथ वो उस दूध की दुकान थी, या दूध की डेयरी कह सकते हैं अपनी भाषा में। ये नहीं कहूंगा कि तुमने दूध की डेयरी क्यों कह दिया बेटा। हमें क्या है, हमें तो अपना आंसर पूरा करना है। अरे हमें उसकी हिंदी थोड़ी लिखनी है। आपने उसको दूध की डेयरी कह दिया, मैंने उसको चाय की दुकान कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बताओ कोई दिक्कत? अरे इसमें ऐसा कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया हो, जिसका मीनिंग नहीं आ रहा हो? कोई वर्ड देख लीजिए। ये पुराना वर्ड है, कूड़ा बीनने वाले। पुअर गरीब सभी जानते, वांट मिस चाहना सभी जानते, अर्न मिस कमाना होता है, मोर माने ज्यादा, मनी लिविंग माने जीवन। बताओ कोई वर्ड? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, फिर भी मैंने आपको सब बता दिया है, आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड साहेब फैमिली माइग्रेट टू इंडिया? यानी कि जो साहेब का जो परिवार था वो इंडिया क्यों आया था? माइग्रेट क्यों हुआ था, क्यों बस गया था? माइग्रेट में बेटा खास तौर से होता है बस जाना, यानी कहीं जाकर बसना, ये होता है माइग्रेट, जाकर बसना, कहीं जाके। यानी आज आप यहां रह रहे हैं और यहां से दूसरी जगह जाके बस जाओगे तो उसको बोलते हैं बेटा माइग्रेट। तो इसमें यही पूछा है कि व्हाई डिड साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार जो था, माइग्रेट टू इंडिया, इंडिया में जाके क्यों बस गया था? तो आपको पता होगा बेटा क्यों बस गया था, पता है ना? पता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पता है कि आपको जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का एक क्षेत्र है ढाका, वहां पर इनका क्या था? इनके खेत भी थे, इनके घर भी थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ था? बहुत सारे तूफान आते थे और कई तूफान आए भी थे, जहां पर इनका जो घर था, जो खेत थे, सब अस्त व्यस्त हो गए थे, कहा जाए तो सब डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए इनको लगा कि अब यहाँ पर कोई जीने का साधन नहीं है, कोई अच्छी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, तो इन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया और आपका जो इंडिया है, जो भारत है, और भारत के जो सीमापुरी है, जो दिल्ली के नज़दीक है, वहां पर आकर ये सेटल हो गए। तो यही बातें इसमें लिखी है, देख लेते हैं। साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार माइग्रेटेड, क्या हुआ? जाकर बस गया, टू इंडिया, कहां बस गया बेटा? इंडिया में जाके बस गया। बिकॉज, क्योंकि, हिज होम एंड हिज फील्ड, क्योंकि उनका जो घर था, उनका जो खेत था, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, क्या हो गया था? वो नष्ट हो गया था। बाय द स्टॉर्म्स, किसके द्वारा? तूफानों के द्वारा नष्ट हो गया था। सो इसीलिए हिज फैमिली वाज वेरी सैड, इसलिए उनका जो परिवार था वो बहुत ज्यादा क्या था बेटा? बहुत ज्यादा सैड था, बहुत ज्यादा दुखी था। एंड ट्रबल, और क्या था? और बहुत ज्यादा परेशान भी था बेटा। एंड दे वांटेड, और वे चाहते थे, टू लीड माने बिताना ए गुड लाइफ, लेकिन वो क्या चाहते थे? अरे सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी व्यक्ति की क्या इच्छा होती है कि नष्ट हो गया तो हो जाने दो, लेकिन हमारा जो जीवन है वो कैसे बीतना चाहिए? वो अच्छी तरह से बीतना चाहिए। इसलिए वो लोग चाहते थे कि हमारा जो जीवन है वो अच्छी तरह से बीते। कैसे बीते बेटा? अच्छी तरह से। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, उसको अपने यहाँ रहता है, वहां काम नहीं मिल रहा है, तो कोई व्यक्ति अपने यहाँ का भी, देखो हमारे अलीगढ़ के लोग बहुत सारे नोएडा, दिल्ली और भी दूर दूर जाकर बस रहे हैं, रह रहे हैं। किसके लिए? एक अच्छा जीवन मिल जाए। किसके लिए? फैमिली के लिए। यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो कैसे रहें? वो खुश रहें। इसलिए वो क्या करते हैं? वो अपने
जो स्थान है उसको माइग्रेट करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्या कारण होता है कि हमारा जो परिवार है उसका जीवन कैसे बीते, बहुत ही अच्छी तरह से बीते, इसके लिए वो अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं। आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो दे वांटेड, वे चाहते थे लीड ए गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन जीना, तो इसीलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू लीव, छोड़ने का, किसको, ढाका को, इसलिए उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और कहां आ गए बेटा वो, इंडिया, सीमापुरी दिल्ली में आके बस गए। तो बताइए कोई दिक्कत, बहुत ही अच्छी तरह से, इसमें आपको एक वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आपको मीनिंग नहीं आ रहा होगा। हाँ, एक दो वर्ड तो हर क्वेश्चन में मिल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है ट्रेवल माने क्या है, इस माने क्या है, और सब वर्ड तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं जैसे आपके पुराने पढ़े हुए हैं। ठीक है बेटा। डिसाइड में से होता है निश्चय करना, क्या होता है, क्या होता है बेटा, निश्चय करना। ठीक, तो बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और कहा जाए तो आपका दूसरा चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर कौन सा था आपका, लॉस्ट स्प्रिंग, वो भी समाप्त हो गया है। अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। जिस तरह से हमने इन दोनों चैप्टरों को कंप्लीट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे लगे, आपकी समझ में आए या नहीं आए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखोगे। इसी तरह से हम जो भी आगे चैप्टर आएंगे उन सबको कराते जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।